लाइट हाउस के पास से एक बम ब्लास्ट होता है। उसके बाद पूरी मार्केट जो आगे थी उसको आग लगा दी और ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़े जंग का एरिया है। ये खुद का हमला नहीं है, ये प्लांटेड बम था। तो किसी को नहीं मालूम था कि आशूरे का ब्लास्ट होगा और हम जाग रहे हैं। बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं करता। मेरा यही खिलाफ था कि ये सब प्लानिंग से नहीं हुआ, ये आफ्टर ब्लास्ट जो कुछ भी हुआ है ना, ये ख्याल अंगेज नहीं है। मैं आपको 2009 के आशूरे वाले दिन जो लाइट हाउस कराची में एक धमाका हुआ था उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये इस तरह हुआ था कि 10 मुहर्रम का दिन था और जब जुलूस जो हमेशा हर साल गुजरता है और वो जब वहाँ पहुँचा, बहुत हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी इसके लिए अरेंज की जाती है। लाइट हाउस के पास से एक बम ब्लास्ट होता है। जब धमाका हुआ तो उसके बाद उसमें तकरीबन 50 के करीब जो है ना लोग जो अफनाई शरीफ से वो शहीद हो गए इसमें, शिया हज़रात। उसके बाद पूरी मार्केट जो आगे थी उसको आग लगा दी गई। यानी एक बहुत बड़ा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हालत है उस वक्त, क्योंकि जुलूस भी तितर बितर हो गया, आग लग गई, लोगों की लाशें शहीद हो गए बहुत बेनतिया लोग। तो उसमें एक मसला खड़ा हो गया कि जी आया ये खुद का हमला था या ये प्लांटेड बम था। क्राइम सीन देखने के बाद और उसकी बाकी जो हमें इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं क्राइम सीन का विजिट करता हूँ, उसके बाद मुझे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि ये खुद का हमला नहीं है, ये प्लांटेड बम था। ये फैसला हो गया कि जी ठीक है, इसमें दो टीमें बनेंगी। एक जो है जिसका मैं कह रहा था कि ये सेक्टेरियन केस है। दूसरी तरफ का जो वर्जन था वो ये था कि ये कोई लिसानी तंजीम इसमें इन्वॉल्व है। तो मेरा कहने का मकसद ये था उनको कि इसमें लिसानी तंजीम इसलिए इन्वॉल्व नहीं हो सकती कि कराची में बहुत बड़ा हमारे शिया मसलक का जो वोट बैंक है वो उस लिसानी तंजीम के हक में था, और फिर इस जलूस के अंदर उनको इतना बड़ा ब्लास्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मेरा ओपिनियन था कि ये सेक्टेरियन है और ये सुसाइडल अटैक नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं ये सुसाइडल है। दो टीमें तश्कील दी गई। एक टीम जी थी जिसकी सरबराही मतलब मेरे हवाले की गई और हमारे सरबराह बनाए गए अब्दुल खालिक शेख साहब जो भी आईजी बलूचिस्तान है। और दूसरी टीम वो थी जिसने ब्लास्ट के बाद की इन्वेस्टिगेशन करनी थी कि मार्केटों में जो आग लगाई गई, यानी कि वहाँ से लाइट हाउस से लेके टावर तक जितनी भी दोनों साइड पर शॉप्स थी वो जल रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा जंग का एरिया है। तो जो मेरा वर्जन था उस पर जब हमने काम शुरू किया तो अब मैं इसको पीछे ले जाता हूँ कि मैं क्यों ये कह रहा था। एक तो जो उस क्राइम सीन के ऊपर जो चीज़ें थी, जो एलिमेंट्स थे, जो सिम्टम्स थे, वो सुसाइडल अटैक के नहीं थे, वो आईडी के थे कि किसी ने किसी आईडी प्लांट की। अब इशू ये था कि वो आईडी कहाँ प्लांट हुई थी, जबकि स्वीपिंग भी हो चुकी थी और रिमोट कंट्रोल डिवाइस से कैसे इस्तेमाल हो गया ये। अब मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। हुआ इस तरह के 2009 के शुरू में या 2008 के एंड की बात है। कैदाबाद से आगे एक आबादी है, वहाँ पर एक वाक़या हुआ। वाक़या ये हुआ कि वहाँ कोई 2-3 लोग रहते थे और एक खातून रहती थी। तो उनकी जो सरगर्मियाँ थी वो थोड़ी मशकूक थी। तो जो पड़ोस में एक साहब रहते थे वो आर्मी के रिटायर्ड थे। तो उन्होंने एक दिन से बुला के पूछा, यार आप यहाँ आके किराए पे रहते हैं लेकिन आपका आना जाना और ये वो हमें कुछ थोड़ा मशकूक लगता है। तो उन्होंने उनको तसल्ली करवा दी कि नहीं नहीं, हम तो यहाँ शरीफ से लोग हैं। दूसरे दिन एक साहब आए, वो पड़ोसी के साथ इसी साहब के पास गए जिसने एतराज़ किया था उनके ऊपर। तो उसने अपने गले में एक कार्ड डाला हुआ था किसी मीडिया चैनल का। उन्होंने कहा जी मैं सहाफ़ी हूँ और ये मेरी जानने वाले हैं, अजीज़ हैं मेरे, तो आप इनको तंग ना करें। बातचीत हुई, वो चले गए। उसके 1 या 2 दिन के बाद वही शख्स जिसने गले में कार्ड डाला हुआ था और वही पड़ोसी जो पड़ोस में रहता था वो आए शाम के टाइम। जब वो आए तो उन्होंने किसी बेल बजाई, वो जैसे ही बंदा बाहर आया तो इन्होंने उसको फायरिंग करके हलाक कर दिया। एक नॉर्मल सा केस लग रहा था, लेकिन जब लोकल पुलिस वहाँ पहुँची क्राइम उनके डेड बॉडी के पास, उन्होंने बताया कि ये पड़ोस में जो लोग रहते थे ना, ये बंदा आया था। जब उस घर की तलाशी ली, जब पुलिस ने अंदर देखा कि अंदर बहुत सारे कागज़ वगैरह पड़े हुए हैं, बहुत सा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, लेकिन सारा ऐसी है जैसे कोई घर खाली करके चला जाता है। और वहाँ आईडी लगी हुई थी ग्रेनेड के साथ। उन्होंने कोई सिस्टम किया हुआ था कि कोई छेड़ता उसको तो ब्लास्ट हो जाता। जब ये पता चला तो ये बड़ा अलार्मिंग था। मैंने फौरी तौर पे अपनी टीम जो थी यहाँ से भेजी। तो उन दिनों में कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई के खिलाफ बड़े मुजाहरे होते थे, रोड शोड ब्लॉक होते थे। खैर वो 2-1 घंटे के बाद हमारे लोग वहाँ पहुँच गए। तो बीडीएस ने जब तक नाकारा कर दिया था बम को, तो हमने वहाँ से जितने भी कागज़ और बाकी मटेरियल हम सारा उठा के ले आए। जब लेके आए तो उसको ला के हमने उसकी पूरी इन्वेंट्री बनाई उन कागज़ की, जिसके अंदर मोबाइल फ़ोन के सिम के कार्ड थे, ये बैलेंस लोड करते हैं ये थे, कोई बॉक्स थे खाली, कोई ऐसे फ़ोन थे जो बहुत अरसा पहले ख़त्म हो चुके थे पाकिस्तान में, लेकिन फिर उनके बॉक्स भी मिले। तो जब मज़ीद काम किया तो पता चला कि ये बतौर आईडी यूज़ हो रहा है, ये जो फ़ोन सिस्टम है। फिर मैंने कराची में सर्वे करवाया।
किस किस थाने की हदूद में कोई इस तरह की वारदातें हुई हैं। तो कुछ इलाकों में ब्लास्ट हो चुके थे, लेकिन एक बॉम्ब लाइव मिला था, वो मिला था अजीज़ भट्टी थाने की हदूद से। जब मेरी टीम वहाँ पहुंची तो वो क्यों सील था, हमने अनसील करवाया उसको, तो पता चला जी कि वो जो आईडी मिली थी वहाँ से लाइव, उसके अंदर वही फ़ोन लगा हुआ था जिसका बॉक्स हमें वहाँ से मिला था, यानी उसी मॉडल का। और वो किसी मोबाइल के साथ चिपकाया गया था, लेकिन जब मोबाइल ने टर्न किया तो वो गिर गया, तो मोबाइल तो गुजर गई वहाँ से, लेकिन वो आईडी जो थी वो मिल गई। वो बीडीएस ने जाकर डिफ्यूज़ करके थाने में जमा कराई, एफआईआर दर्ज हो गई। हम इसी केस पे चलते रहे। उसी दौरान हमें कोई 3-4 नंबर ऐसे मिले जो हमें लग रहा था कि ये नेटवर्क के नंबर हैं। नेटवर्क से मुराद होता है कि 3 से 4 लोग हैं जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, बाकी किसी से नहीं करते। उसमें फिर हमने इंटेलिजेंस ब्यूरो की हेल्प ली। हमने उन नंबरों को लिसनिंग पे लगाया सुनने के लिए, कि पता चले कि ये क्या बातचीत करते हैं। तो 2 लोग जो थे वो आपस में बात करते थे और बड़ी नॉर्मल बात करते थे। उन्होंने पूरे 1 साल में उन्होंने कोई ऐसी सस्पिशियस बात नहीं की जिससे हमें लगे कि शायद ये कोई ग्रुप है। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये बताऊँ कि जिस वक़्त ये हम काम इसमें कर रहे थे, तो उसमें वहाँ से हमें एक कंप्यूटर भी मिला था। उस कंप्यूटर को जब हमने फोरेंसिक करवाया, तो हमें पता चला कि ये जगह जो थी ये जुंदुल्ला का हाइड आउट था। जुंदुल्ला, पाकिस्तान जुंदुल्ला, वही जुंदुल्ला जिसने कोर कमांडर पे अटैक किया था और उसने कराची में डबल ब्लास्ट की कार्रवाइयाँ की थी, कोर कमांडर पे अटैक किया था, और फिर वो उन्होंने मोबाइल फ़ोन का पहली दफ़ा इस्तेमाल जो था वो जुंदुल्ला ने ही किया था। हम उस पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए और हम उस पे वर्किंग करते रहे। इसी दौरान 2009 के आशूरे का ब्लास्ट हो गया। अभी हमें उसके साथ कोई ताने-बाने हमारे नहीं जुड़े थे कि 14 या 15 मुहर्रम का दिन था। इत्तला मिली कि ये थाना नूरजहाँ की हदूद से एक बॉम्ब मिला, जुमे का दिन था, उसको चेक करें जाके। जब मैं वहाँ पहुँचा, जाके मैंने वहाँ देखा तो उस पे बड़ी एक हैरतनाक बात थी। एक प्लास्टिक का बॉक्स था और उसके बाद बॉल बेयरिंग और नट लगे हुए थे। उसके अंदर फुल एक्सप्लोसिव भरा हुआ था और एक मोबाइल फ़ोन लगा हुआ था उसके अंदर। और वहीं एक करीब खातून थी जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला जी ये पूरा अंडे की शेप में था और ये गिरा है और टूट गया, और ये जो भी वो बता रही थी, लेकिन जो चीज़ मिली थी वो उसमें मैच नहीं हो रहा था। वो बाद में आगे जाके मैं बताता हूँ कि वो मैच कैसे हुआ। खैर वो हमने उसका जो एग्जामिन वगैरह किया, मोबाइल फ़ोन उसमें लगा हुआ था डेटोनेशन के लिए। और हुआ ये था कि 2 लड़के थे जो रख के लेके जा रहे थे। एक लड़का बड़ी एज का था जो आगे बैठा था मोटरसाइकिल पे, और एक बच्चा पीछे बैठा हुआ था। ये बच्चे की गोद में रखा हुआ था। जब वो स्पीड ब्रेकर पे गए तो वो स्पीड ब्रेकर से उछला तो वो गिर गया उसके हाथ से। तो बजाय वो उसको उठाते वो भाग गए, वो वहीं रह गया बॉम्ब। जब मैं ऑफिस आया तो मुझे एकदम अलार्म हुआ। मैंने वो जो एक शीट बनाई थी जो डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ था, वो मेरे जहन में जैसे ही है, मैं दोबारा भाग के पहुंचा वहाँ पर थाना सारे नूरजहाँ। जाके जब मैंने देखा तो वो हमारे लिए ब्रेक थ्रू था। वो जो बॉम्ब मिला था उसके अंदर जो मोबाइल फ़ोन लगा था, उसमें जो सिम लगी हुई थी, वो सिम का कार्ड 1 साल पहले मुझे उस हाइड आउट से मिला था जो जुंदला का था। आप पॉइंट समझ रहे हैं? जब ये हुआ तो अब हम 2 बंदे ऐसे थे जिनकी हम काफ़ी अरसे से रिकॉर्डिंग भी सुन रहे थे। उसमें चंद बातें बड़ी अहम आई थी आखिरी दिनों में। उसमें उसने कहा जी भाई ऊपर से आ गया है। तो अमूमन उस ऊपर से मुराद होती थी कि ऊपर वज़ीरिस्तान से आ गया है और कुछ पैसे चाहिए, इस तरह की चंद एक बातें की, और फ्रिज का जो इस्तेमाल किया। तो उस दौरान हम उनकी रेकी कर चुके थे कि ये लड़का जिसका हम फ़ोन सुनते हैं ये क्या करता है। तो वो फ्रिज एयर कंडीशनर का काम करता था बफर जोन में। जब ये चीज़ हमारे ब्रेक थ्रू हो गया कि वो क्राइम सीन जो 1 साल पहले से चीज़ें हमारे पास थी और ये जो बॉम्ब मिला है ये सेम है, तो फिर हमारा डाउट गया इस वाले पे, 2009 के आशूरे पे। जब ये टीम बन गई तो हमने फौरी तौर पे फिर ऑपरेशन किया। जब ऑपरेशन किया तो उसमें हमने 4 लड़के पकड़ लिए। जब 4 लड़के पकड़े तो उन्होंने जो इंकशाफ किया, उन्होंने बताया जी एक बिल्कुल ये बॉम्ब हमारा है, ये हमने एक जगह लगाया था। एक लगाए उन्होंने 3 थे। एक ये था जो उन्होंने लगाए थे अल्लामा तालिब जोहरी साहब को शहीद करने के लिए, लेकिन वो उस वक़्त जब सफाई हुई ना मुहर्रम की 8 या 9 को, रास्ते रूट साफ़ करते, वो मलबे में कहीं चला गया, वो कभी भी नहीं मिला, वो डिफ्यूज़ हो गया होगा। दूसरा जो था वो हमने किसी एक जगह पे लगाया था, लेकिन वहाँ से हम उठा के लाके हमने अंडा मोड़ पे रख दिया है, झाड़ियों में। और तीसरा वो था जो सारे नूरजहाँ की हदूद से मिला था, जो गिर गया था उनके हाथ से। हम फिर रात को हमने जब वहाँ जाके अंडा मोड़ पे तलाशी ली, तो वो ब्लॉक बम, लाइव ब्लॉक बम हमें वहाँ से मिल गया, जिसमें मोबाइल फ़ोन भी लगा हुआ था। अब वो जो खातून कह रही थी कि वो अंडे की शेप में था, वो बेसिकली क्या था कि इसके ऊपर सीमेंट का बोल्डर बना, यानी इसके ऊपर सीमेंट बना हुआ था, ब्लॉक बना हुआ था पूरा। जब वो गिरा तो सीमेंट टूट गया, तो अंदर से ओरिजिनल प्लास्टिक का जो कंटेनर था वो साथ बेल बेयरिंग और एक्सप्लोजिव मिल गया। तो वो बात तस्दीक हो गई। जब हमने वो अंडा मोड वाला बम मिला, फिर इन लड़कों ने हमें इंकशाफ ये किया कि हमारा एक लड़का जुलूस में शामिल था
जो जुलूस के साथ साथ चल रहा था। उसने वहाँ से लंडी में हमारा जो अमीर था या मास्टरमाइंड था उसको इन्फॉर्म किया था, और उसने वहाँ से इसकी डेटोनेशन की और ब्लास्ट किया। डेटोनेशन किसी की मोबाइल फ़ोन से। उस वक्त स्वीपिंग जब होती थी रेडियो फ्रिक्वेंसी चेक की जाती थी कि रिमोट कंट्रोल डिवाइस तो नहीं लगी हुई, कोई टाइमर तो नहीं लगा हुआ। टाइमर भी ट्रेस नहीं होता इतनी आसानी से। जब ये इंकशाफ हुआ तो फिर हमने बोला वो लगा हुआ किस चीज़ में था, क्योंकि उसमें ना तो ज़मीन पे था, ना उसमें कोई सुसाइडल अटैक के एलिमेंट्स थे। तो बड़ा अहम एक बात पता चली कि अशूरे से 1 या 2 दिन पहले वहाँ पर एक पोल लगा था जिसके साथ कुरानी आयात का एक बॉक्स लगा हुआ था। वही ब्लॉक बम ला के उन्होंने कुरानी आयात का ताला काट के कुरानी आयात निकाली और ये बम उसके अंदर रख दिया और दोबारा अपना ताला लगा दिया। वो तो हफ्ते के बाद उसके अंदर से कुरान पाक के और आग निकलते होंगे या महीने बाद निकलते होंगे। वो जब लॉक करके चले गए, बम अंदर रख के चले गए। मोबाइल फ़ोन की बैटरी भी 3-4 दिन चलती थी। तो जिस दिन आशूरा हुआ तो उन्होंने वहाँ से उसकी रिमोट दबाया और ब्लास्ट कर दिया। तो ये आशूरा का जो ब्लास्ट था, ये इस तरीके से हमने साबित किया कि ये आईडी ब्लास्ट थी। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उस वक्त भी 2 वर्जन आ गए। उन्होंने कहा नहीं ये सही नहीं है, होता है इख्तलाफ। उसके लिए फिर हमने एक्सपर्ट मंगवाए केपी से, जो मेजर साहब हैं जो बीडीएस के, वो आए। उन्होंने आके फिर जो चीज़ें भी देखी तो उन्होंने मेरी बात से एग्री किया। 6 महीने के बाद या कुछ अर्से के बाद जुंदुल्ला ने प्लानिंग की। ये चारों लोग जो थे ये आते थे सिटी कोर्ट से सेंट्रल जैसे सिटी कोर्ट डेट पे। तो उस दिन प्लानिंग के मुताबिक उन्होंने बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग की थी। उन्होंने इनको हथकड़ियाँ लगी हुई थी और ये वॉशरूम में गए तीनों मुलज़िम पुलिस की कस्टडी में। ये वॉशरूम के अंदर थे, पुलिस वाले बाहर खड़े थे। उन्होंने अंदर जो फ्लश होता है उसके अंदर पिस्टल, ग्रेनेड और कटर रखे हुए थे। इन्होंने अंदर अपने आप को फायर क्लियर किया। जब बाहर आए तो उनकी एक हाथ में हथकड़ी थी, एक हाथ से निकल चुकी थी। उन्होंने सबसे पहले आके पुलिस वाले को शहीद किया। जब सिटी कोर्ट से भाग रहे थे तो उनमें एक काफ़ी लंबा था, मुराद शाह नाम था, उसके हाथ में ग्रेनेड था। जो एक पुलिस के हेड कांस्टेबल ने बहादुरी का मुजाहरा किया, उसने उनको फायर किया तो जख्मी होकर गिर गया। जब जख्मी होकर गिरा तो उसके हाथ से ग्रेनेड फट गया, तो वो तो वहाँ मारा गया। 3 लोग वहाँ से भाग गए। जब भागे हम पहुँचे तो हमें पता चला ये तो वो लोग थे जिन्होंने 2009 का आशूरे का ब्लास्ट किया था। फिर एक लंबी स्टोरी, हम उनके पीछे लगे रहे। वो वज़ीरिस्तान चले गए, फिर वज़ीरिस्तान से जो एक मारा गया, फिर 2 जो थे वो आईडी बनाने के एक्सपर्ट बन गए। बाद वज़ीरिस्तान ऑपरेशन के बाद वो शरावत चले गए। तो तकरीबन मेरे ख़्याल 2 ढाई 3 साल पहले उन सब का ख़ात्मा हुआ। तो ये बताने का मकसद था कि एक छोटी-सी एविडेंस को अगर आप सिक्योर कर सकते हैं तो और आप उसके लिए कंटिन्यूटी करते हैं तो एक ना एक दिन आप किसी बड़े से बड़े केस को जाके सॉल्व कर सकते हैं। देखें, जहाँ तक आपकी बात है ना सेक्टेरियन की, इस तरह की बात बताऊँ तो मेरे ख़्याल में अल-कायदा ने भी, मैं जहाँ तक मुझे मालूमात है, अल-कायदा ने सेक्टेरियन नहीं की। लश्कर-ए-जंगवी हो या ये अपना जुंदुल्ला हो या और बाकी तंजीमें जो भी एक ख़ास मकसद मसलक के साथ हैं, वो ये साथ में काम चलाती हैं। अब वो सिर्फ़ उसको आप आशूरे का ब्लास्ट ना समझें, उसको आप ये समझें कि उस दिन जो भी कार्रवाई की, वो उस मुल्क को कितना डिस्टेबलाइज़ कर सकती थी कि कराची से लेकर गिलगित के पहाड़ों तक तबाही मच सकती थी इसके रिएक्शन में। और वो खुदा का शुक्र है कि वो तो नहीं हुआ, लेकिन कराची में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पूरी मार्केटें जल गईं, इतने बेगुनाह लोग जो हैं शहीद हो गए और इतने अहम दिन ये वाक़या हुआ। तो उनका मकसद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना, टेरराइज़ करना, खौफज़दा करना। तो इसमें ये तफ़रीक नहीं की जा सकती कि जी वो उन्होंने ये शिया आज़ाद को क्यों टारगेट किया। ये कोई प्लान नहीं था। ये किसी को नहीं मालूम था कि आशूरे का ब्लास्ट होगा और हम ये आग लगाएँगे। बिल्कुल मैं इस चीज़ से इत्तेफ़ाक नहीं करता। लेकिन उसके रिएक्शन में हुआ। आग लगाना कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं, सारी प्लास्टिक मार्केट साथ थी, सर्जिकल का सामान था, सब कुछ था। जब एक को आग लगती है, सारा आपको पता है मार्केट कितनी पुरानी है, उसमें वो आग बढ़ती चलेगी और वो उसमें केमिकल कोई नहीं जाएगा घर से लेके आएगा, ज़रूर उसमें कौन केमिकल लेके आएगा या उसको कौन केमिकल लाने देगा, ऐसा नहीं था। लेकिन वो रिएक्शन में जो कुछ हुआ, वो बहुत भयानक हुआ। तो इसमें मैं इस चीज़ को, मैं कम अज़ कम इस चीज़ पे भी एग्री नहीं हूँ। हो सकता है किसी के पास कोई ऐसी एविडेंस हो कि वो, मेरा यही इख्तिलाफ़ था कि ये सब प्लानिंग से नहीं हुआ, ये आफ्टर ब्लास्ट जो कुछ भी हुआ है ना, ये इश्तियाल अंगेज़ी में हुआ है। तो उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता था। ज़ाहिर है अब जिन लोगों के साथ नुकसान हुआ उनके लोग भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, और तो खैर मुश्किल ही होगा। ज़ाहिर रिएक्शन होता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। लश्कर-ए-जंगवी तो पहली बात तो आप ज़हन में रखें, लश्कर-ए-जंगवी जो पाकिस्तान थी, इसने कभी क्लेम नहीं किया था। ये क्लेम नहीं करते थे। मतलब ये मीडिया पे बोल देता ना, क्लेम नहीं करते। लश्कर-ए-जंगवी बलूचिस्तान करती थी और अब दोबारा करती है। टीटीपी और बाकी ऑर्गेनाइज़ेशन तो उनका एक तरीक़ाकार है, वो करती हैं। लेकिन लश्कर जंगी वेल आलमी का जो एक लड़का जिसका नाम सफदर, जिसने अपना कोड नेम रखा था, उसने हर केस को क्लेम करना शुरू कर दिया। उसने यहाँ तक कि उसने सफूरा का भी क्लेम कर लिया था। तो वो क्लेम करके एक यूँ समझिए कि अपनी अटेंडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर कार्रवाई हो या ना हो। लेकिन जहाँ तक बात करते हैं दाइश की या टीटीपी की, तो
इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना आपसे इख्तिलाफ रखूँगा कि जहाँ तक मुझे पता है, जो दाइश है ना उसकी मैक्सिमम, अब देखें दाइश क्लेम कहाँ से करती है और इन्फॉर्मेशन कहाँ से जाती है। उसके अगर यहाँ का एजेंट उसको, एक है जो दाइश खुद प्लान करके बोलती है फलां टारगेट करो, वो तो 100% उनके क्लेम में कंफर्म होगा। एक ये है कि यहाँ कोई कार्रवाई होगी और किसी ने उनको बोल दिया जो हमारा काम है, तो उसने वहाँ से क्लेम कर लिया। तो इसमें एक फ़र्क है, ये बात हो सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन का मामला है। यानी अगर कोई कार्रवाई हो गई और वहाँ से उसका क्लेम आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से बताने वाले ने उसको मिसगाइड किया, वरना वो इतनी बड़ी तंजीम होगी, ये छोटी